राजेंद्र जी ने एक नज़र किचन की ओर देखा और फिर किचन की ओर बढ़ गए। वैशाली जी मुंह फुलाए अपने काम में लगी हुई थी। उन्हें देखकर राजेंद्र जी किचन के डोर के पास ही रुक गए। उन्हें वहां खड़े देख नमन उनके पास आ गया और अंदर की ओर झांकने लगा। यहाँ खड़े क्यों हो? अंदर जाइए ना। नमन बोला। ना बाबा ना। गुस्सा देखा है तूने उसका? पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा है। देख कैसे गुस्से से कढ़ाई में मसाले छौंक रही है। अगर मुझे ही छौंक दिया तो? राजेंद्र जी बोले। अगर मॉम से इतना ही डरते हो तो पंगा लेते ही क्यों हो? नमन बोला। पंगा हो जाता है, जो हो गया सो हो गया। अब बता क्या करूं? राजेंद्र जी बोले। आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? उन दोनों के पीछे खड़ा मन्नू बोला। मम गुस्सा हो गई। नमन बोला। गुस्सा हो गई? लेकिन क्यों? अब मन्नू ने पूछा। सब इनकी मेहरबानियाँ। नमन राजेंद्र जी की तरफ इशारा करते हुए बोला। क्या किया आपने? अब मन्नू ने राजेंद्र जी से पूछा तो नमन ने सब बता दिया। हाँ तो अब मुझे थोड़ी ना पता था कि बुआ मेरी आ रही हैं। मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। राजेंद्र जी बोले। हाँ बुआ तो बुआ हैं, चाहे आपकी चाहे मम की, एक ही बात है। अब गलती तो आपने की है। अब मन्नू बोला। अब तू भी ज्ञान बांटने लग गया, सॉल्यूशन तो बता। राजेंद्र जी बोले। है। अब मन्नू बोला और फिर लिविंग एरिया की ओर बढ़ गया। वहाँ पड़े फ्लावर पॉट में से उसने एक फ्लावर लिया और राजेंद्र जी के पास आकर फ्लावर उनकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? इसका क्या करूं मैं? राजेंद्र जी अब मन्नू के हाथ से फ्लावर लेते हुए बोले। जाइए और घुटनों के बल बैठकर माँ से माफ़ी मांगिए। 2 मिनट में माँ मान जाएगी। अब मन्नू बोला। इस उम्र में घुटनों के बल बिठाकर मेरे घुटने तोड़वाएगा क्या? राजेंद्र जी बोले। हाँ तो फिर किचन के बाहर खड़े ऐसे ही उन्हें देखते रहिए। अब मन्नू बोला और राजेंद्र जी के हाथ से फूल छीनते हुए डाइनिंग टेबल की ओर वापस बढ़ गया। अरे फूल तो देता जा। राजेंद्र जी अब मन्नू के पीछे आते हुए बोले और फिर अब मन्नू के हाथ से फूल लेकर जल्दी से किचन की ओर बढ़ गए। उन्हें जाते देख अब मन्नू और नमन दोनों मुस्कुरा दिए। हाथ में फूल लिए राजेंद्र जी सीधे किचन में आ गए। वैशाली जी ने उन्हें एक नज़र घूर कर देखा और फिर अपने काम में लग गईं। सॉरी। राजेंद्र जी नीचे घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथ में पकड़ा हुआ रोज उन्होंने वैशाली जी की ओर बढ़ा दिया। उन्हें देख वैशाली जी मुस्कुरा दी और उन्होंने राजेंद्र जी के हाथ से फूल ले लिया। अरे हंस पड़ी। खुश होते हुए राजेंद्र जी उठने लगे तो उनके घुटने में बल पड़ गया। हाँ। दर्द से राजेंद्र जी करा उठे। अरे क्या हो गया? घबराते हुए वैशाली जी बोली। लगता है घुटने में बल पड़ गया, उठा नहीं जा रहा। राजेंद्र जी अभी भी दर्द से करा रहे थे। चलिए उठिए। वैशाली जी ने उन्हें सहारा देकर उठाया और उन्हें लिविंग एरिया की तरफ ले आई। क्या हुआ पापा? नमन और अभिमन्यु ने राजेंद्र जी को वैशाली जी के साथ ऐसे आते हुए देखा तो पूछा। 55 साल के बुढ़ापे में 20 साल वाली हरकतें करेंगे तो बूढ़ी हड्डियां तो जवाब ही देंगी ना। वैशाली जी बोली। अरे हमारी बेगम साहिबा हमसे नाराज हो गई थी तो उन्हें मनाना भी तो जरूरी था। राजेंद्र जी वैशाली जी की तरफ देखते हुए बोले। तो गुस्सा दिलाते ही क्यों हो? वैशाली जी बोली। नमन ने वैशाली जी को पेन रिलीफ स्प्रे दी तो वैशाली जी ने राजेंद्र जी के घुटने पर स्प्रे लगाने लगी। क्या जरूरत थी ये सब करने की? सीधे सीधे फूल दे देते। अब शॉपिंग किसके साथ जाऊंगी मैं? बेवजह सारा दिन खराब करवा दिया। स्प्रे लगाते हुए वैशाली जी बोली तो राजेंद्र जी अब मन्नू को घूर कर देखने लगे। पता नहीं कहाँ से ऐसे आइडिया लेकर आते हो आप। मुझसे सलाह ली होती तो एकदम टॉप का आइडिया बताता। अब मन्नू ने राजेंद्र जी को अपनी ओर घूरते पाया तो बोला। अब मन्नू की बात सुनकर राजेंद्र जी उसकी ओर हैरानी से देखने लगे। भाई अब मन्नू की बात सुनकर नमन मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में मेड ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। वैशाली जी सबको नाश्ता सर्व करने लगी। इतने घटिया आइडिया तू लाता कहाँ से है? राजेंद्र जी अब मन्नू के कान के पास आकर धीरे से बोले। मैंने तो बेस्ट आइडिया दिया था, अब आप ही बुढ़े हो गए हो तो? अब मन्नू भी धीरे से राजेंद्र जी से बोला। बुढ़ा होगा तेरा बाप। राजेंद्र जी चिढ़ते हुए बोले। हाँ तो मैं भी वही कह रहा हूँ। अब मन्नू बोला तो राजेंद्र जी उसे घूर कर देखने लगे। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों? चुपचाप नाश्ता करो। वैशाली जी अब मन्नू और राजेंद्र जी को डांटते हुए बोली। देखा अभी भी तुम्हारी माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ? देखो कैसे भूखी शेरनी की तरह दहाड़ रही है। राजेंद्र जी बोले।
हाँ, बताऊं क्या अम्मा को? क्या आपने उन्हें भूखी शेरनी कहा? अभिमन्यु बोला। अरे पिटवाएगा क्या? राजेंद्र जी बोले। तो चुपचाप नाश्ता कीजिए। अभिमन्यु बोला तो राजेंद्र जी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद अभिमन्यु और नमन ऑफिस के लिए निकल गए और वैशाली जी राजेंद्र जी को उनके रूम में ले आईं। राजेंद्र जी को दवाई देने के बाद वो वापस अपने काम में जुट गईं। दिल्ली एक बड़े से बैग में सारा अपने कपड़े पैक कर रही है। उसके रूम के पास से गुजरती हुई कविता जी की नज़र सारा के बैग पर गई तो वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हो? कविता जी ने सारा से पूछा। हाँ, मुंबई जा रही हूँ, सारा बोली तो कविता जी आंखें बड़ी करके सारा को देखने लगी। नहीं, तुम मुंबई नहीं जा सकती, कविता जी बोली। लेकिन क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं मुंबई? सारा बोली। उस मुंबई ने पहले ही हमारी एक बेटी को हमसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, कविता जी बोली। ओह कम ऑन मॉम, आप भी अच्छे से जानती हो कि आपकी उस सो कॉल्ड बेटी को मुंबई ने नहीं बल्कि उसकी हरकतों ने हम सबसे दूर किया है। अगर आपकी बेटी अय्यास ना होती तो ये सब ना होता। जब आपकी बेटी ने ही आपके दिए हुए संस्कारों का मान नहीं रखा तो इसमें बेचारी मुंबई का क्या कसूर? सारा बोली। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगी, कविता जी बोली। मम, मैं अकेले नहीं जा रही, विवान भी जा रहा है मेरे साथ। सारा ने कविता जी को बेड पर बिठाया और एक लंबी सांस भरते हुए बोली। विवान भी जा रहा है? कितने दिन के लिए जा रहे हो तुम? कविता जी सारा की तरफ देखते हुए बोली। कम से कम 1 महीने के लिए, सारा बोली। 1 महीना? कविता जी हैरान होते हुए बोली। हाँ, वो मिस्टर राजपूत चाहते थे कि हम उनका काम भी देख लें और उनकी शादी भी अटेंड कर लें। सारा बोली। शादी? मैं और तेरे पापा भी चलेंगे उनकी शादी में, कविता जी बोली। माँ, तुम वहां नहीं जाओगी, वरना फिर से उस सन्वी को अनन्या अनन्या बुलाकर परेशान करोगी। और वैसे भी पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती, तो आप उनके साथ यहीं रुक जाओ, सारा बोली। लेकिन कविता जी अभी इतना बोली ही थी कि सारा ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया। माँ प्लीज़, मुझे कोई आर्गूमेंट नहीं चाहिए, सारा एक सख्त आवाज़ में बोली। तो कविता जी चुप हो गईं। कुछ देर वहां रुकने के बाद कविता जी अपने रूम में आ गईं। क्या हुआ? परेशान लग रही हो? अभिराज जी ने कविता जी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उनसे पूछा। वो हम मुंबई कब चलेंगे? कविता जी ने अभिराज जी से पूछा। हम मुंबई क्यों जाएंगे? अभिराज जी बोले। वो अनबी और अभिमन्यु की शादी है ना, कविता जी बोली तो अभिराज जी उनकी ओर देखने लगे। हम वहां जाकर क्या करेंगे? हम तो उन लोगों को अच्छे से जानते तक नहीं। बच्चे उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उनकी शादी अटेंड कर रहे हैं, अविराज जी बोले। तो कविता जी उनका मुंह ताकने लगी। अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इधर सारा ने अपना बैग पैक किया और फिर एक गहरी सोच में पड़ गई। अब बस कुछ घंटों की दूरी बची है। सारे सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि वो लड़की अनबी ही है। लेकिन एक बार तुमसे मिलकर अपने दिल का वहम भी तो दूर करना है, सोचते हुए सारा खुद से बोली। सारा ने अपने बैग को साइड में रखा और फिर अपने रूम से बाहर आ गई। अभी सारा बाहर की ओर बढ़ी ही थी कि अबराज जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कहाँ जा रही हो? पापा, वो मैं विवान के घर जा रही हूँ, उसको पैकिंग में हेल्प चाहिए थी तो, सारा बोली। कितने बजे की फ्लाइट है? अबराज जी ने पूछा। शाम 7 बजे की, सारा बोली। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम घर से बाहर रहकर भी अपनी मान मर्यादा को पूरा ख्याल रखोगी, अभिराज जी बोले। जी पापा, मैं अपनी मर्यादा अच्छे से जानती हूँ, आपकी लाडली की तरह नहीं हूँ। और आप दोनों बार बार एक ही पाठ मत पढ़ाइए मुझे, सारा बोली। तो अभिराज जी बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और सारा अपनी गाड़ी की तरफ चल दी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी को विमान के घर के बाहर पार्क किया और अंदर आ गई। लो, आ गई फिर से चुड़ैल कहीं की, सारा को देखते ही विमान की मेड पिंकी बोली। आप मैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, है ना? दूसरी मेड रजनी पिंकी से बोली। पता नहीं हमारे साहब को इसमें ऐसा क्या नजर आया जो इससे शादी करने को तैयार हो गए। हमारी पहली मेम साहब जब भी इस घर में आती थी तो ढेरों खुशियां लेकर आती थी, और एक यह है कि जब भी आती है मनुष्यत इसके पीछे पीछे चली आती है, पिंकी मुंह बनाते हुए बोली। लेकिन विभान सर ने उनसे शादी क्यों नहीं की? क्या देखने में सुंदर नहीं थी?
रजनी ने पूछा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो तो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल परियों की तरह। लेकिन शायद उनकी किस्मत खराब थी। किसी ने उनकी गलत वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। बेचारी सबके आगे रोती रही कि वो बेकसूर है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। पर मेरा दिल कहता है कि वो गलत नहीं थी। अगर वो बहू बनकर इस घर में आती तो ये घर स्वर्ग बन जाता। पिंकी बोली और फिर वो अपने काम में लग गई। इधर सारा विवान के कमरे में आई तो विवान अपने कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। सारा की नज़र विवान पर गई तो वो वहीं डोर के पास रुक गई और विवान को निहारने लगी। तुम यहाँ? काम करते करते विवान की नज़र डोर के पास खड़ी सारा पर गई तो वो बोला और उठकर उसके पास आ गया। हाँ, वो मैंने सोचा कि पैकिंग में तुम्हारी हेल्प करवा दूँ। सारा विवान के करीब होते हुए बोली। इट्स ओके, मैंने पैकिंग कर ली है। विवान बोला। ओह, सारा ने इतना ही कहा और वो विवान के बिल्कुल करीब आ गई। उसने विवान के गले में बाहें डाल दी। धीरे धीरे सारा अपना चेहरा विवान के करीब ले आई। वो मुझे याद आया कि मैं अपना टॉवल रखना भूल गया, विवान बोला और फिर अपनी अलमीरा की ओर बढ़ गया। लाओ, मैं रख देती हूँ। सारा विवान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली तो विवान ने टॉवल उसके हाथ में थमा दिया। सारा ने विवान का सूटकेस ऊपर रखा और जैसे ही सूटकेस का जिप ओपन किया तो वो विवान की ओर देखने लगी। टॉवल तो है इसमें पहले से ही, सारा बोली। ओह, शायद मैं रखकर भूल गया। विवान सारा से अपनी नजर चुराते हुए बोला। आई थिंक अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम मुझसे दूर जाने के बहाने तो नहीं ढूंढोगे तुम। सारा विवान को देखते हुए बोली तो विवान उसकी ओर देखने लगा। हाँ, तुम ही चाहती थी ना कि एक बार हमारी कंपनी की पोजीशन अच्छी हो जाए, फिर हम शादी करेंगे। विवान बोला। हाँ, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं है। आर्ट टेक्सटाइल से हमारी डील होने के बाद जल्दी हमारी कंपनी आसमान छुएगी। सारा बोली। हाँ, विवान ने इतना ही कहा और मुस्कुरा दिया। तभी मेड सारा के लिए चाय नाश्ता लेकर विवान के कमरे में आ गई। उसने चाय की ट्रॉली को विवान के रूम में रखा और खुद कमरे से बाहर आ गई। चाय नाश्ता करने के बाद सारा और विवान दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर का समय। राजपूत विला। वैशाली जी अपने काम में लगी हुई हैं और साथ ही साथ शॉपिंग की टेंशन उन्हें सता रही है। ये भी ना, पता नहीं क्यों इतनी उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। कुछ करवाना तो है नहीं, ऊपर से अब बेवजह घुटने का दर्द लेकर बैठ गए। अच्छा भला शॉपिंग का काम हो जाता आज। वैशाली जी खुद में ही बड़बड़ा रही हैं कि तभी उनके एंट्रेंस पर किसी ने दस्तक दी। मेड ने डोर खोला तो कुछ लोग सामान उठाए अंदर आ गए। अरे अरे, कौन है आप लोग और ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हैं? वैशाली जी बोली। हेलो मैम, मैं जेके डिजाइनर्स से आई हूँ और आपके लेटेस्ट डिजाइन लेकर आई हूँ। होप सो कि आपको पसंद आएगा। वैशाली जी के सामने रेड वन पीस शॉर्ट्स पहने खड़ी एक लड़की बोली। और मैम, मैं रायचंद ज्वेलर से आया हूँ। आपके लिए ज्वेलरी के कुछ सिलेक्टेड डिजाइन लेकर आया हूँ। सामने खड़ा जौहरी बोला। लेकिन आप सब यहाँ कैसे? हैरान होते हुए वैशाली जी बोली। वो हमें मिस्टर राजपूत ने बुलाया है। आपको शॉपिंग करनी थी ना? लड़की बोली तो वैशाली जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अब तो गुस्सा नहीं होना हमसे। राजेंद्र जी बोले तो वैशाली जी मुस्कुरा दी और फिर राजेंद्र जी के साथ कपड़े और गहने सिलेक्ट करने लगी। रात का समय। मुंबई एयरपोर्ट। फ्लाइट लैंड करने के बाद सारा और विवान एयरपोर्ट से बाहर आ गए। लगता है हमें यहाँ बुलाकर मिस्टर राजपूत हमें रिसीव करना भूल गए। सारा इधर उधर देखते हुए बोली। आई डोंट थिंक सो, विवान बोला और उसने सारा को सामने देखने का इशारा किया। सारा ने सामने देखा तो सामने खड़ी स्नेहा उन्हें देखकर अपना हाथ जोर जोर से वेव कर रही थी। इस स्टूपिड को यहाँ क्यों भेजा है? इससे अच्छा तो मिस्टर राजपूत खुद यहाँ आ जाते हैं। सारा स्नेहा को घूरते हुए खुद से बोली। अब चलो भी, कि रात ही एयरपोर्ट पर गुजारनी है। विमान बोला तो सारा उसके साथ स्नेहा की ओर बढ़ गई। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। हेलो मिस्टर राठौर। स्नेहा विमान और सारा को ग्रीट करते हुए बोली। हेलो मिस। विमान बोला। स्नेहा। स्नेहा अपना नाम विमान को बताते हुए बोली। इंट्रोडक्शन हो गई हो तो हम चलें? सारा विमान और स्नेहा को घूरते हुए बोली। मन तो नहीं है तो चुड़ैल को साथ ले जाने का, लेकिन ले जाना तो पड़ेगा ना। गर्दन के पास से अपने बालों को खुजाते हुए स्नेहा खुद में बड़बड़ाई। क्या? क्या कहा तुमने अभी अभी? सारा स्नेहा को घूरते हुए बोली।
चलो, स्नेहा सारा को घूरते हुए बोली और आगे आगे चल पड़ी। ओह हेलो, ये सामान कौन उठाएगा? सारा स्नेहा को आवाज लगाते हुए बोली। क्यों, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं क्या? स्नेहा बोली। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? सारा बोली। मुंह से। और मैं यहाँ तुम्हें रिसीव करने आई हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ। स्नेहा बोली तो सारा उसे घूरने लगी। मैं अभी मिस्टर राजपूत से तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। सारा बोली। तुम क्या करोगी कंप्लेंट? मैं करती हूँ ना कंप्लेंट। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी इकलौती साली साहिबा से तुमने ऐसे बिहेव किया है, उसे अपना सामान उठाने के लिए कहा है, तो अभी के अभी तुम्हें वापस भेज देंगे। डील कैंसिल। स्नेहा रोनी सूरत बनाते हुए बोली। आई एम सॉरी। बात बिगड़ते देख विवान फट से बोला। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं कहा। सॉरी तो उस चुड़ैल को बोलना चाहिए। स्नेहा बोली तो सारा उसकी तरफ गुस्से से बढ़ गई। सारा कुछ बोलती इससे पहले ही विवान ने उसे रोक लिया। सारा प्लीज होश से काम लो। ऐसा ना हो कि हम जिस डील के लिए इतनी दूर आए हैं वो डील ही कैंसिल हो जाए। सॉरी बोल दो। विवान बोला तो सारा उसकी तरफ देखने लगी। सॉरी। सारा अपनी दोनों बाहों को एक दूसरे में डालते हुए बोली। हाँ, स्नेहा ने इतना ही कहा। फिर विवान ने सारा सामान उठाया और उसे गाड़ी में रख दिया। स्नेहा ड्राइवर के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गई। सामान रखने के बाद सारा और विवान भी गाड़ी में आकर बैठ गए। स्नेहा ने ड्राइवर को चलने के लिए कहा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और चल दी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से होटल के बाहर जाकर रुक गई। स्नेहा सारा और विवान के साथ होटल के अंदर आ गई। उसने रिसेप्शन एरिया से बुक किए गए रूम की चाबियां ली और सारा और विवान को थमा दी। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया है। अब आप लोग रेस्ट कीजिए। स्नेहा बोली और जाने लगी तो रुक गई। और हाँ, कल शाम को हमारे जीजू यानी कि मिस्टर अभिमन्यु राजपूत ने एक पार्टी थ्रो की है, तो आप लोग भी इनवाइटेड हैं। सुबह आपको पार्टी का इनविटेशन भी मिल जाएगा। स्नेहा बोली। पार्टी? विवान बोला। हाँ, एक छोटी सी गेट टुगेदर है। स्नेहा बोली। अनवी भी आएगी ना पार्टी में? सारा ने पूछा। ऑफ कोर्स, मिस्टर राजपूत की सोलमेट है, तो वो तो वहां हाजिर होगी ही। स्नेहा बोली तो सारा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। एंगेजमेंट? सारा ने पूछा। हाँ, क्योंकि अनवी की माँ को अभी 2 दिन पहले ही होश आया है, तो वो चाहती हैं कि अनवी और अभिमन्यु की एंगेजमेंट उनकी आंखों के सामने हो। स्नेहा बोली। फिर स्नेहा ने विवान और सारा को बाय बोला और वहां से चली आई। स्नेहा भी गाड़ी में बैठी ही थी कि उसका फोन बज उठा। स्नेहा ने देखा तो अभिमन्यु का फोन था। कहाँ हो? स्नेहा के फोन उठाते ही अभिमन्यु बोला। बस जीजू, उस चुड़ैल और उसके पार्टनर को होटल छोड़ने के बाद निकलने लगी हूँ। स्नेहा बोली। तुमने सारा और विवान को पार्टी का इनविटेशन दिया? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ जीजू, मैंने उन्हें इनवाइट कर दिया है। अनवी को मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो रही थी वो। स्नेहा बोली। हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा और फिर फोन काट दिया। स्नेहा की बात सुनकर वो एक गहरी सोच में डूब गया। इधर कुछ ही देर में स्नेहा एवेन्यू अपार्टमेंट पहुंच गई। स्नेहा अंदर आई तो अम्बी घर को सजाने में लगी हुई थी। क्या बात है, शादी की इतनी एक्साइटमेंट कि सारा घर दुल्हन खुद ही सजा रही है। डोर खोलते ही स्नेहा बोली। हाँ, शादी की एक्साइटमेंट तो है, लेकिन ये सजावट शादी के लिए नहीं है। अम्बी बोली तो स्नेहा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तो फिर किस लिए है? स्नेहा ने पूछा तो अम्मी ने उसे सामने देखने का इशारा किया। स्नेहा ने सामने देखा तो वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम मॉम। ओह, तो ये शिखा आंटी के लिए है। स्नेहा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हाँ, उन्होंने मेरी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दी हैं। अब मेरी बारी है उनकी झोली में खुशियां भरने की। अनवी बोली। ओह, तो इसीलिए तूने आज आंटी के डिस्चार्ज के मना कर दिया? स्नेहा बोली। हाँ, आज उन्हें देख कर ही मेरे मन में ख्याल आया कि उनके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। अनवी बोली। अच्छा आइडिया है, ला मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ। स्नेहा बोली और घर को सजाने में अनवी की हेल्प करने लगी। अगली सुबह 9 बजते ही अभिमन्यु ने गाड़ी को एवेन्यू अपार्टमेंट के बाहर पार्क किया और फोन करके अनवी को नीचे आने के लिए कहा। कुछ ही देर में अनवी नीचे आ गई। वो गाड़ी में बैठी तो अभिमन्यु ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और हॉस्पिटल की ओर निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही अनवी शिखा जी के वार्ड की ओर बढ़ गई और अभिमन्यु डॉक्टर के केबिन की ओर। अभिमन्यु ने शिखा जी के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर अनवी के साथ शिखा जी को लेकर घर आ गया। एवेन्यू अपार्टमेंट्स।
अब मनु ने डोर बेल बजाई तो स्नेहा ने जल्दी से डोर ओपन कर दिया। वेलकम आंटी, स्नेहा बोली और शिखा जी को गले लगा लिया। शिखा जी अंदर आई तो वहां दीवार पर वेलकम मॉम देखकर वो भावुक हो गईं। उन्होंने अनबी, अब मन्नू और स्नेहा तीनों को अपने गले से लगा लिया। हमसे नहीं मिलेंगी समदन जी, पीछे खड़ी वैशाली जी बोली तो शिखा जी उनकी तरफ मुड़ गई। जी मैंने आपको पहचाना नहीं, शिखा जी बोली। पहचानेंगी भी कैसे, हम कभी मिले ही नहीं। इस नालायक ने हमारी एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया था। वैशाली जी अब मन्नू के कान खींचते हुए बोली। नहीं, शादी से पहले आपके बेटे ने मुझे सब बता दिया था, बस आप सबका चेहरा नहीं देख पाई। शिखा जी बोली तो वैशाली जी मुस्कुरा दी। मैं मन्नू की माँ वैशाली राजपूत। वैशाली जी बोली। ओह, तो आप हैं हमारी समधन जी। बोलते हुए शिखा जी वैशाली जी के गले से लग गई। और हम आपके समधी, राजेंद्र जी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले। उन्हें देख शिखा जी ने भी अपने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। फिर सब एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। स्नेहा किचन में से लाकर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी और नमन उसकी हेल्प करने लगा। लाओ मैं रख देता हूँ। नमन स्नेहा के हाथ से चपाती बॉक्स लेते हुए बोला। इसे क्या हो गया आज, कर जो भी हुआ हो, थोड़ा सा मेरा काम तो आसान हो गया। नमन को अपनी हेल्प करते देख स्नेहा खुद से बोली और मुस्कुरा दी। शाम का समय, होटल के एक कमरे में शिखा जी मिरर के सामने बैठी हुई हैं और अनवी बड़े प्यार से उन्हें रेडी कर रही है। लाइट पिंक कलर की साड़ी में शिखा जी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ब्यूटीफुल। शिखा जी को रेडी करने के बाद अनवी उन्हें निहारते हुए बोली। एंगेजमेंट तेरी होने जा रही है और रेडी तो मुझे कर रही है। शिखा जी अनवी से बोली। और इस एंगेजमेंट की वजह भी तो आप ही हो। आप ही की इच्छा थी कि मैं शादी से पहले मेरी और अभिमन्यु की एंगेजमेंट हो और फिर सारी मुंबई को पता चलना चाहिए कि अनबी की माँ बेहद खूबसूरत है। अनबी बोली तो शिखा जी दाएं से बाएं से रिलाते हुए मुस्कुरा दी। अब तू बैठ यहाँ, देखना तुझे ऐसा रेडी करूंगी कि अब मन्नू की नजर नहीं हटेगी तुझ पर से। शिखा जी बोली। अरे आंटी, जीजू की नजर तो वैसे भी नहीं हटती है इससे। पता नहीं कौन से मोती दान किए थे इसने पिछले जन्म में कि इस जन्म में अब मन्नू जैसा लाइफ पार्टनर मिला है इसे। स्नेहा बोली। हाँ, अनवी ने इतना ही कहा और फिर वो मुस्कुरा दी। शिखा जी और स्नेहा दोनों मिलकर अनवी को पार्टी के लिए रेडी करने लगी। होटल के होटल को बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, और सजाया भी क्यों ना गया हो, राजपूत फैमिली के बड़े बेटे की सगाई जो है। कुछ समय बाद राजपूत फैमिली की गाड़ियां आकर होटल के बाहर रुकी। राजेंद्र जी, वैशाली जी, नमन और अभिमन्यु गाड़ियों से उतरे और होटल के अंदर की ओर बढ़ गए। जीजू और उनकी फैमिली सब आ गए हैं। स्नेहा भागते हुए रूम में आई और बोली तो अनवी और शिखा जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। धीरे धीरे करके सारे मेहमान पार्टी में शामिल होने लगे। कुछ समय बाद शिखा जी और स्नेहा अनवी को लिए नीचे आ गईं। अब मन्नू की नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई अनवी पर गई तो उसी पर जाकर रुक गई। मोरपंखी लहंगे में अनवी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह लग रही थी। उसके बालों को हाफ ड्राई किया हुआ है और बाकी बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ है। गले में गोल्ड फिनिश ब्लू कुंदन पोल्की नेकलेस डाला हुआ है और कानों में नेकलेस से मैचिंग बड़े बड़े इयररिंग्स डाले हुए हैं। हाथों में ब्लू कलर की चूड़ियां डाली हुई हैं। गुलाब की पंखुड़ियां से होंठ अभिमन्यु को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। नजर मत लगा देना हमारी होने वाली बहू को। वैशाली जी अभिमन्यु के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए बोली तो अभिमन्यु ने झट से अपनी नजरें अनवी पर से हटा ली। वैशाली जी की बात सुनकर अभिमन्यु शर्मा गया। शिखा जी और स्नेहा ने अनवी को अभिमन्यु के पास लाकर खड़ा कर दिया। इधर विवान और सारा की गाड़ी होटल के बाहर आकर रुकी। हाथ में आर्किड के फ्लावर लिए सारा गाड़ी से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की स्माइल नजर आ रही थी। उसने विवान की आंख में अपनी आंख डाली और अंदर की ओर बढ़ गई। बस कुछ ही मिनटों की दूरी है अनवी मेहरा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन फूलों के टच में आते ही अनन्या की स्किन पर दाने होने लगते हैं और खुजली होने लगती है। अगर तुम सच में अनन्या हो तो अपना सच छुपाने के लिए तुम इन फूलों को छुओगी तक भी नहीं। अपने हाथ में पकड़े आर्किड के फूलों को देखते हुए सारा अपने मन में बोली और फिर मन ही मन मुस्कुरा दी। क्या हुआ? विवान ने सारा को अपने ही ख्यालों में खोए हुए देखा तो बोला। कुछ नहीं, बस यही सोचकर खुश हो रही हूँ कि कितने लकी हैं हम
जो हमें अब मन्नू राजपूत की एंगेजमेंट में आने का मौका मिला। सारा बोली तो विवान भी मुस्कुरा दिया। सारा और विवान पार्टी हाल में पहुंचे तो अब मन्नू और अनबी उन्हें स्टेज पर खड़े दिखाई दिए। सब लोग उन्हें गिफ्ट दे रहे थे और उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे। सारा और विवान भी स्टेज की तरफ बढ़ गए। कांग्रेचुलेसन मिस्टर राजपूत। विवान बोला। थैंक्स मिस्टर मल्होत्रा। इतने कम समय पर मैंने आपको इनवाइट किया और आप फिर भी इस पार्टी में आए। अब मन्नू विवान से बोला। आपने बुलाया था तो हम कैसे नहीं आते। विवान बोला तो अब मन्नू मुस्कुरा दिया। कांग्रेचुलेसन मिस्टर अभिमन्यु। सारा अभिमन्यु से बोली। थैंक्स। अभिमन्यु सारा से बोला। अभिमन्यु का ध्यान उसके हाथ में पकड़े आर्किड के फ्लावर्स पर गया तो वो फूलों की ओर हैरानी से देखने लगा। अभिमन्यु को कांग्रेचुलेट करने के बाद सारा अनबी की ओर बढ़ गई। कांग्रेचुलेशंस मिस अनबी। सारा अनबी के पास आ गई और उसने उन फूलों को अनबी की तरफ बढ़ा दिया। अनबी आंखें बड़ी करके अभिमन्यु की ओर देखने लगी। सारा बड़े गौर से अनबी को देखने लगी। वो जल्द से जल्द अनबी का सच जानना चाहती थी। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम अनबी हो, क्योंकि अगर अनन्या होती तो मेरा सच कब का सबको बता चुकी होती। लेकिन फिर भी मन में एक उलझन है। कभी कभी तुम्हारी हरकतें अनन्या से मेल खाती हैं। बस अब जल्दी से इन फूलों को पकड़ो ताकि मुझे पता चल सके कि तुम अनन्या हो या अनबी। यही एक रास्ता बचा है तुम्हारा सच जानने के लिए। इन फ्लावर्स को स्मेल करते ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फूलों को देखते हुए सारा खुद से बोली। मिस राठौर, ये फूल देने के लिए हैं या दिखाने के लिए। अम्मी सारा की तरफ देखते हुए बोली। ऑफ कोर्स, ये फूल तो मैं स्पेशली आपके लिए लाई हूँ। सारा बोली तो सारा ने फ्लावर्स अनबी की ओर वापस से बढ़ा दिए। अनबी ने भी सारा के हाथ से आर्किड के फ्लावर्स का बुके ले लिया और फिर उसे स्मेल करने लगी। अनबी को ऐसा करते देख सारा उसे हैरानी से देखने लगी। अनबी ने ऑर्किड के फ्लावर्स को स्मेल किया और फिर होटल के स्टाफ मेंबर की ओर बुके को बढ़ा दिया, जो उनके पीछे ही खड़ी उनके सारे गिफ्ट्स को कलेक्ट कर रही थी। ऑर्किड के फ्लावर्स स्मेल करने पर भी इसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये अनबी ही है, अनन्या नहीं। थैंक गॉड कि अनन्या नहीं है, वरना एक बार फिर से मुझे अपने हाथ तुम्हारे खून से रंगने पड़ते। सारा अनबी को बड़े गौर से देखते हुए बोली और मनी मन मुस्कुरा दी। फिर से कहाँ खो गई आप। अनबी सारा से बोली तो सारा उसके गले से लग गई। कुछ नहीं, एंजॉय योर डे। सारा अनन्या से बोली। थैंक्स छुटकी। अनबी सारा के कान में बोली तो सारा फिर से अचरज में पड़ गई। आपने मुझे छुटकी क्यों कहा। सारा ने अनबी से पूछा। यू आर जस्ट लाइक माई यंगर सिस्टर, इसलिए मैंने आपको छुटकी बोल दिया। आपको अच्छा नहीं लगा क्या। अनबी बोली तो सारा अचरज में ही मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा ऑकवर्ड लगा। सारा मुस्कुराते हुए बोली और फिर विवान के साथ स्टेज से नीचे आ गई। तुम ठीक हो ना। सारा के स्टेज से उतरते ही अभिमन्यु ने अनबी से पूछा। हाँ, थैंक्स टू यू। अगर आप ना होते तो आज सच सारा के सामने आ जाता। अनबी बोली। जानता था ये साथ बैठने वालों में से नहीं है, इसीलिए उस दिन जब ये आर्किड के फ्लावर्स के साथ दिल्ली के होटल में आई थी तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि वो फिर से यही हरकत करेगी। इसीलिए डॉक्टर की सलाह से तुम्हें पहले ही एंटी हिस्टामाइन दे दी थी। अब मन्नू बोला तो अनवी मुस्कुरा दी। हाँ, होप सो। क्या उसे यकीन हो गया होगा कि मैं अनबी ही हूँ। अनबी बोली तो अब मन्नू मुस्कुरा दिया। 100% यकीन हो गया होगा। अब मन्नू बोला तो अनबी भी मुस्कुरा दी। तभी स्नेहा रिंग्स लेकर स्टेज पर आ गई। चलिए अब सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं। स्नेहा बोली तो अनबी और अभिमन्यु एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। हाँ, अब दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाओ और एक दूसरे पर अपने प्यार की मोहर लगा दो। वैशाली जी बोली। पहले अनबी ने अभिमन्यु को अंगूठी पहनाई और फिर अभिमन्यु ने रिंग अनबी की उंगली में डाल दी। सबने जोरदार तालियां बजा दी। अंगूठियां एक्सचेंज करने के बाद अभिमन्यु और अनबी ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। बिना डांस के एंगेजमेंट पार्टी फीकी लगती है। नमन ने अभिमन्यु और अनबी का हाथ पकड़ा और उन्हें डांस फ्लोर तक ले गया। सॉन्ग प्ले हुआ तो अनबी और अभिमन्यु एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस करने लगे। सॉन्ग खत्म हुआ तो अभिमन्यु और अनबी एक दूसरे से अलग हुए। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चलो, एक बात तो कंफर्म हो गई कि अनबी ही है। अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। फाइनली मैं अपनी जिंदगी आराम से बिना किसी टेंशन के जी सकती हूँ। सारा अनबी को बड़े गौर से देखते हुए बोली।
आज सारा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। सुकून कि उसका सच सबके सामने आने से बच गया, लेकिन कब तक ये वो नहीं जानती थी। तभी डीजे अनाउंसर ने कपल डांस की अनाउंसमेंट की, तो अब मन्नू, अनबी, सारा और विवान स्टेज पर आ गए। नमन राजेंद्र जी और वैशाली जी को भी खींचकर स्टेज पर ले आया। इधर स्नेहा शिखा जी के पास खड़ी उनसे बातें कर रही थी कि एक लड़का स्नेहा के पास आया और उसने स्नेहा से डांस के लिए पूछा। नमन उस लड़के को घूर कर देखने लगा, लेकिन स्नेहा ने उसे मना कर दिया। स्नेहा के मना करने पर नमन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अरे जाना, शिखा जी बोली, और फिर उन्होंने जबरदस्ती स्नेहा को उस लड़के के साथ डांसिंग फ्लोर पर भेज दिया। यह देखकर नमन के माथे की नसें तन गईं। अब वो स्नेहा को घूरने लगा। ना जाने क्यों उस लड़के का स्नेहा के साथ होना उसे चुभ रहा था। स्नेहा को उस लड़के के साथ जाते देख नमन ने इधर उधर देखा और अपने पास ही खड़ी लड़की का हाथ पकड़ा और बिना उससे कुछ कहे उसे खींचते हुए स्टेज पर ले आया। वो लड़की भी चुपचाप नमन के साथ चल दी। आखिर नमन राजपूत ने उसका हाथ थामा था, तो उस लड़की को भला क्या ऑब्जेक्शन होता। सॉन्ग स्टार्ट हुआ और सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगे। डांस करते हुए भी नमन की नज़र स्नेहा और उस लड़के पर ही टिकी हुई थी। वो उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। नमन के साथ डांस कर रही लड़की ने नमन को दूसरी ओर देखते पाया, तो उसने अपने हाथ से नमन का चेहरा अपने चेहरे की ओर घुमा लिया। नमन ने जबरदस्ती अपने होठों को स्ट्रेच कर लिया और मुस्कुराने लगा। फिर कुछ देर बाद उसकी नजरें फिर से स्नेहा और लड़के पर जा टिकीं। सॉन्ग खत्म हुआ तो सब तालियां बजाने लगे। सब जाने लगे तो डीजे अनाउंसर ने एक बार फिर से सबको रोक लिया। रुकिए रुकिए, अभी आप सब कहाँ जा रहे हैं? अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है। डीजे अनाउंसर बोला तो सब रुक गए और डीजे अनाउंसर की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। तो अब ट्विस्ट यह है कि सबको अपने अपने पार्टनर्स चेंज करने हैं। जब म्यूजिक बजेगा तो पार्टनर्स डांस करेंगे और जैसे ही म्यूजिक रुकेगा तो पार्टनर चेंज होंगे, और जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी वही हमारा विनर होगा। डीजे अनाउंसर बोला तो सबने तालियां बजा दी। म्यूजिक रुका तो पार्टनर चेंज हो गए। अनवी राजेंद्र जी के साथ डांस करने लगी और वैशाली जी स्नेहा के पार्टनर के साथ। स्नेहा विवान के पास आ गई और सारा नमन के पास। नमन की पार्टनर अब मन्नू के पास आ गई। सॉन्ग फिर से शुरू हुआ। सॉन्ग रुका तो फिर से पार्टनर चेंज हो गए। स्नेहा जैसे ही टर्न होकर पलटी, उसके सामने नमन था। एक पल के लिए वो वहीं थम गई। नमन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो स्नेहा ने अपना हाथ नमन के हाथ में रख दिया। फिर से सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करने लगे। सॉन्ग रुका तो एक बार फिर से पार्टनर चेंज हो गए, लेकिन नमन और स्नेहा एक दूसरे में कोई डांस करते रहे। सॉन्ग कब रुका उन्हें पता ही नहीं चला। तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों होश में आए। पार्टनर चेंज होने के लिए घूमे तो अनबी विवान की बाहों में आ गई। अनबी हैरानी से विवान को देखने लगी। सॉन्ग स्टार्ट हुआ। विवान ने अपना एक हाथ अनबी की कमर पर रख लिया और एक हाथ उसके हाथ में रखकर डांस करने लगा। अनबी के इतना करीब होने से उसे एक अलग ही एहसास हुआ। वो एहसास जो उसे कभी अनन्या के पास होने पर होता था। चाहे विवान अनबी का पहला प्यार था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसकी बाहों में वो सहज नहीं थी। अनबी डांस तो विवान के साथ कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अब मन्नू को ही देख रही थी। अब मन्नू की नज़रें भी अनबी पर टिकी हुई थी। विवान की बाहों में अनबी को देखकर अब मन्नू को जलन हो रही थी। इधर अनबी के साथ डांस करते हुए विवान अनन्या की यादों में खो गया। अनबी को कब उसने अनन्या समझ लिया, उसे भी पता नहीं चला। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके दिल में एक अलग ही तरंग फैल गई। अनबी का विवान के साथ डांस करना अब मन्नू से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो स्नेहा के साथ डांस करते करते रुक गया और उसका हाथ छोड़कर अनबी के पास आ गया। अब मन्नू को जाते देख स्नेहा मुस्कुरा दी। अब मन्नू अनबी और विवान के पास आकर रुक गया। अनबी ने अब मन्नू को देखा तो वो डांस करते करते रुक गई। अनबी के अचानक रुकने से विवान अपने ख्यालों से बाहर आया और अब मन्नू को हैरानी से देखने लगा। अब मन्नू ने अनबी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो अनबी ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ अब मन्नू के हाथ पर रख दिया। इफ़ यू डोंट माइंड, अब मन्नू विवान से बोला। ऑफ कोर्स, आपकी अमानत है, विवान मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन ना जाने क्यों अनबी को खुद से दूर जाते देख उसके मन में एक टीस उठ रही थी।
तभी एक अनाउंसमेंट हुई और सबका ध्यान उस ओर खिंच गया। सॉरी मिस्टर राजपूत, आपने गेम के रूल तोड़े। वैसे जो भी हो, अपनी फियांसे के लिए आपका प्यार किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तो किसी और के साथ उनका डांस करना आपको ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी टू से, लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ इस गेम से बाहर जाना होगा, डीजे अनाउंसर बोला। तो अब मनु ने उसे हाथ दिखाकर ओके बोला और अनबी के साथ स्टेज से नीचे आ गया। अब स्टेज पर 4 ही कपल बचे थे। अनबी अब मन्नू की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और फिर उसने अब मन्नू के सीने पर अपना सिर रख लिया। आपको इनसिक्योरिटी हो रही थी? अनबी बोली। इनसिक्योरिटी? अब मन्नू बोला। हाँ, मैं विवान के साथ डांस कर रही थी तो आप इनसिक्योर हो रहे थे, है ना? अनबी बड़े प्यार से अब मन्नू को निहारते हुए बोली। मैं क्यों इनसिक्योर होऊंगा? अब मन्नू बोला। हाँ तो फिर ऐसे डांस के बीच में ही क्यों आ गए? अनबी अब मन्नू की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, यूं ही, क्योंकि तुम मेरी पार्टनर हो। अब मन्नू अनबी की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से बोला। तो जलन हो रही थी? अनबी बोली। क्यों, तुम्हें नहीं होती जलन अगर तुम मुझे किसी और के साथ देखती तो? अब मन्नू ने अनबी से पूछा। हाँ नहीं, अनबी बोली। हाँ, अब मन्नू उसकी ओर देखते हुए बोला। इधर सॉन्ग चल रहा है और सब डांस कर रहे हैं। पार्टनर चेंज हुए तो स्नेहा फिर से नमन के पास आ गई। सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो सब अपने अपने कपल के साथ डांस करने लगे। स्नेहा और नमन एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करने लगे। सॉन्ग खत्म हुआ। पार्टनर टर्न होने के बाद वैशाली जी नमन की तरफ बढ़ी, लेकिन नमन और स्नेहा एक दूसरे की आंखों में खोए हुए अभी भी डांस कर रहे थे। आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई खबर ही नहीं है। अनबी की नज़र उन दोनों पर गई तो उसने अब मन्नू को कंधा मारकर सामने नमन और स्नेहा को देखने को कहा। तो अब मन्नू उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। अनबी बड़े गौर से दोनों को देखते हुए बोली। हाँ, फिर तो इनकी पूरी उम्र जंग के मैदान में ही निकल जाएगी। अब मन्नू बोला। जंग का मैदान? अनबी ने मुस्कुराते हुए सवालिया नजरों से अब मन्नू को देखा। हाँ, जितना ये दोनों लड़ते हैं ना, उस हिसाब से ये दोनों हमारे घर को भी जंग का मैदान ही बना देंगे। अब मन्नू बोला तो अनबी मुस्कुरा दी। तो हमारा आज का विनर कपल है मिस्टर नमन एंड मिस स्नेहा, डीजे अनाउंसर बोला। तो सबने जोरदार तालियां बजा दी। तालियों की गड़गड़ाहट से नमन और स्नेहा दोनों होश में आए और हड़बड़ाए से चारों ओर देखने लगे। आखिर हमें वो विनर कपल मिल ही गया जिसका हमें कब से इंतजार था। कमाल की केमिस्ट्री है आप दोनों की। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए कि सॉन्ग बंद होने के 10 मिनट बाद तक भी दोनों डांस करते रहे। डीजे अनाउंसर बोला तो नमन और स्नेहा एक दूसरे को देखने लगे। देखा, डीजे अनाउंसर को भी पता चल गया कि दोनों के बीच कुछ है। लेकिन आप हैं कि, बोलते हुए अनबी अब मन्नू की तरफ पलटी तो उसे अब मन्नू वहां दिखाई ही नहीं दिया। अब मन्नू, अनबी की आंखें इधर उधर अब मन्नू को ढूंढने लगी। अभी तो यहीं थे, अभी कहाँ चले गए? इधर उधर देखते हुए अनबी बोली। तभी उसे एंट्रेंस के पास खड़ा अब मन्नू नजर आया। एक लड़की उसके गले लग रही थी जो देखने में काफी ज्यादा मॉडर्न लग रही थी और सुंदर भी। कर्ली बाल उसके चेहरे की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। अब मन्नू बड़े प्यार से हंस हंस कर उससे बातें कर रहा था। उस लड़की का हाथ अब मन्नू के हाथ में था, जिसे देखकर अनबी को गुस्सा आ रहा था। अनबी अब मन्नू और उस लड़की को घूरते हुए अब मन्नू के पास आ गई। अब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी। कौन थी वो? अब मन्नू को घूरते हुए अनबी ने पूछा। पता नहीं, अब मन्नू बोला तो अनबी हैरानी से उसे देखने लगी। पता नहीं, तो आपके गले क्यों पड़ रही थी वो? अनबी बोली। सुंदर थी ना दिखने में? अब मन्नू बोला। सुंदर थी तो किसी के भी गले पड़ेगी। अनबी गुस्से से बोली। क्यों, हुई ना जलन? अनबी की तरफ देखते हुए अब मन्नू मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, पहले सच सच बताओ कौन थी वो? अब मन्नू को घूरते हुए अनबी ने इतना ही कहा। कोई नहीं, अभी अभी कुछ देर पहले तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें जलन नहीं होती, तो तुम्हें जलाने के लिए बस यूं ही मैंने उससे हेल्प मांगी तो वो तैयार हो गई। अब मन्नू बोला तो अनबी उसे घूर कर देखने लगी। अब मन्नू ने मुस्कुराते हुए अनबी के गालों को खींच लिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे हाल के बीचों बीच ले आया। इधर स्नेहा और नमन को बेस्ट कपल का अवार्ड देने के लिए अब मन्नू और अनबी को स्टेज पर बुलाया गया। अवार्ड के रूप में एक बड़ा सा बुके और एक चॉकलेट का बॉक्स दोनों को दिया गया। स्नेहा ने बुके और चॉकलेट दोनों को अनबी और अब मन्नू के हाथ से पकड़ लिया, लेकिन नमन अपनी बाहें लटकाए वहीं खड़ा रहा। अगर तुम इसे हाथ लगा लोगे तो क्या तुम्हारी बाहें दुख जाएंगी?
दांत पीसते हुए स्नेहा नमन से बोली। हाँ, दुख जाएंगी। वैसे भी ये फ्लावर्स और चॉकलेट्स लड़कियों वाली चीजें हैं। नमन बोला। लड़कियों वाली चीजें मतलब? स्नेहा नमन को देखते हुए बोली। ये फ्लावर्स चॉकलेट्स लड़कियों को ही पसंद होते हैं, तो इसे तुम ही रखो। नमन बोला। लो, हो गए शुरू। अब मन्नू नमन और स्नेहा को देखते हुए अनबी से बोला। प्राइस हम दोनों को मिला है ना कि मुझे अकेले। स्नेहा नमन से बोली। बेहतर होगा तुम खुद ही रखो इसे। वैसे भी ऐसी पसंद तुम्हारी ही हो सकती है। नमन बोला। अच्छा, क्या बुराई है इसमें? स्नेहा बोली। मैंने कब कहा कि बुराई है इसमें? नमन बोला। तो ऐसी पसंद का क्या मतलब? स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। अरे बस करो तुम दोनों को बेस्ट कपल का अवार्ड मिला है और अभी तक अवार्ड सेरेमनी पूरी भी नहीं हुई और तुम यही बेस्ट कपल की तरह झगड़ रहे हो। नमन कुछ बोलता उससे पहले ही अब मन्नू बोला। तुम ये बुके पकड़ो और तुम्हें चॉकलेट का बॉक्स। अनबी नमन और स्नेहा से बोली। दोनों अपना प्राइज लेकर स्टेज से नीचे आ गए। सबने एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दी। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। विवान और सारा ने भी अभिमन्यु और रणबी को बाय बोला और अपने होटल के लिए निकल पड़े। सारा आज बहुत खुश थी। भाई विवान एक गहरी सोच में डूब गया। वो अभी भी अनन्या के ख्यालों में खोया हुआ है। गाड़ी के सामने अचानक से गाय आ जाने से गाड़ी की ब्रेक लग गई। ब्रेक लगने से सारा का सिर आगे सीट से जा टकराया। अनन्या, विवान एकदम से बोला तो सारा उसे घूरने लगी। तुम ठीक हो? विवान ने पूछा। क्या कहा तुमने अभी अभी? विवान को घूरते हुए सारा बोली। उसके चेहरे से गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। तुम ठीक हो? विवान बोला। उससे पहले सारा गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या कहा मैंने? विवान सारा की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला। तुमने अभी अभी अनन्या का नाम लिया। मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं, फिर भी तुम्हें वो मरी हुई अनन्या ही याद आती है। विवान को घूरते हुए सारा बोली। सारा, विवान उसी आवाज में बोला। तो क्या गलत कहा मैंने? 3 साल हो गए अनन्या को गए हुए। अरे तुम्हें धोखा दिया था उसने, फिर भी तुम्हें आज तक याद है वो। तुम्हारी यादों में बसी है वो। और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। सारा बोली तो विवान उसकी तरफ देखने लगा। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। विवान अभी इतना बोला ही था कि सारा ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। ड्राइवर जल्दी से होटल चलो। विवान को इग्नोर करते हुए सारा ड्राइवर से बोली। कुछ ही समय में गाड़ी होटल के बाहर आकर रुक गई। सारा जल्दी से गाड़ी से उतरी और पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सही तो कह रही थी सारा। अनन्या कभी मेरी हो ही नहीं पाई और फिर भी ये दिल आज भी उसके लिए धड़कता है। पता नहीं क्यों आज अनबी के इतना करीब होने से फिर से अनन्या की यादें ताजा हो उठी। विवान खुद से बोला और फिर वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह राजपूत बिला। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि डोरबेल बज उठी। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? राजेंद्र जी बोले। मेड ने डोर खोला तो सामने एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी थी, जिनकी उम्र 75 के करीब है। माथे पर चंदन का टीका और हाथ में तुलसी की माला पकड़े हुए अपने सामान के साथ वो अंदर आ गईं। उन्हें देखकर वैशाली जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बुआ जी, कैसी हैं आप? उस औरत के पैर छूते हुए वैशाली जी बोली। मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? उस औरत ने वैशाली जी से कहा। मैं भी ठीक हूँ। आप बता देती तो कोई आपको लेने आ जाता। वैशाली जी बोली। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद आ जा सकती हूँ। वो औरत बोली और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। अब मन्नू और नमन ने उठकर उनके पैर छू लिए। आ गई अब मेरे कान खींचेगी। ये कर वो कर, ये मत खा वो मत खा, मेरा जीना हराम कर देगी। राजेंद्र जी बुआ जी को घूरते हुए अपने मन में बोले। ऐसे क्या घूर रहा है? भूल गया है क्या मुझे? तेरी सबसे छोटी बुआ हूँ मैं, सुनंदा। बुआ जी राजेंद्र जी को घूरते हुए बोली तो राजेंद्र जी ने उठकर उनके पैर छू लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बुआ जी। आप 2 दिन पहले आने वाली थी और आज आ रही हैं, तो थोड़ी सी हैरानी हो रही थी। राजेंद्र जी बोले। हाँ, तो तूने कौन सा फोन करके पूछा? आने वाली तो 2 दिन पहले ही थी, लेकिन ट्रेन की टिकटें कंफर्म नहीं हो पाई, इसलिए आज आ गई। बुआ जी बोली। काश कि आपकी टिकटें कभी कंफर्म ही ना हो पाती। राजेंद्र जी मन में सोचते हुए खुद से बोले। क्या सोच रहा है अब? आजा गले लग जा।
ठंड पड़ जाएगी इस बूढ़ी के कलेजे में। बुआ जी बोली तो राजेंद्र जी उठकर उनके पास आ गए। बुआ जी ने उन्हें कसकर अपने गले से लगा लिया। आइए बुआ जी बैठिए, मैं आपकी पसंद का खाना बनाकर लाती हूँ, वैशाली जी बोली और किचन की तरफ बढ़ गईं। मॉम जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। लिविंग एरिया में बैठे हुए अभिमन्यु वैशाली जी से बोला। 2 दिन बाद राजपूत बिला। मिरर के आगे खड़ा अभिमन्यु अपनी हल्दी के लिए रेडी हो रहा है। उसने वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना है और कुर्ते के ऊपर उसने येलो कलर की बास्केट पहनी है और मिरर के आगे खड़ा होकर बालों को जेल लगाकर सेट कर रहा है। रेडी होने के लिए उसने अपने हाथ में लगी स्मार्ट वॉच में टाइम देखा तो 7:30 बज रहे थे। वो जल्दी से नीचे आ गया। उसकी नज़र वैशाली जी पर गई जो हल्दी के लिए सारा सामान सेट कर रही थी। अनवी और अभिमन्यु की हल्दी और शादी की सारी रस्मों के लिए एक ही फार्म हाउस बुक किया गया था जो शहर से कुछ ही दूरी पर था। गुड मॉर्निंग मॉम। अभिमन्यु ने पीछे से आकर वैशाली जी को हक कर लिया। वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। वैशाली जी बड़े प्यार से अभिमन्यु के गाल अपने हाथ से छूते हुए बोली। क्या कर रही हो? अभिमन्यु ने वैशाली जी से पूछा। तेरी हल्दी है ना आज, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, वैशाली जी बोली और अभिमन्यु की तरफ घूम गई। वैशाली जी की नज़र अभिमन्यु पर गई तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट दोगुनी हो गई। बहुत ही हैंडसम लग रहे हो इस कुर्ते पजामे में, नज़र न लगे मेरे बच्चे को, वैशाली जी अभिमन्यु से बोली और फिर उन्होंने अपनी आँख का काजल निकालकर अभिमन्यु के कान के पीछे लगा दिया। हाँ, बाकी सब कहाँ है? इधर उधर देखते हुए अभिमन्यु ने वैशाली जी से पूछा। सब रेडी हो रहे हैं, वैशाली जी बोली तो अभिमन्यु लिविंग एरिया में बैठकर सबके आने का वेट करने लगा और अपने मोबाइल पर कुछ काम करने लगा। बस हो गया, सब रेडी है, बस तेरे पापा और नमन आ जाएं, वैशाली जी हल्दी के लिए सारा सामान चेक करते हुए बोली। तो उन्हें जल्दी बुलाइए ना, हल्दी का मुहूर्त निकले जा रहा है, अभिमन्यु बोला तो वैशाली जी उसे देखने लगी। अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी है हल्दी की? वैशाली जी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बोली। हाँ तो हल्दी भी तो मेरी है, जल्दी तो होगी ना। मुहूर्त निकल गया तो आप दूसरा मुहूर्त निकलवाने बैठ जाओगे और अब मुझे और वेट नहीं करना, अभिमन्यु बोला। अच्छा बच्चू, वैशाली जी ने अभिमन्यु का कान खींच दिया। अरे बैसू, क्या कर रही हो? बेटे की शादी है और तुम उसी के कान खींच रही हो, राजेंद्र जी लिविंग एरिया में आते हुए बोले। हाँ तो बेटा है मेरा, चाहे इसके बच्चे हो जाएं तब भी मैं इसके कान खींचूंगी, वैशाली जी बोली। अरे माँ, कान छोड़िए और नमन और बुआ जी को बुलाइए, हमें फार्म हाउस के लिए भी निकलना है, अभिमन्यु बोला। देखा आपने, इसीलिए इसका कान खींच रही थी। अगर इसका बस चले ना तो ये अकेले ही निकल जाए अपनी हल्दी के लिए, वैशाली जी बोली तो राजेंद्र जी हंस दिए। अब तक नमन भी नीचे आ गया था। चलें, नमन बोला। थोड़ा पहले नहीं आ सकता था, अभिमन्यु बोला। भाई मैं टाइम से पहले हूँ, 10 बजे का मुहूर्त है और अभी 9 भी नहीं बजे हैं, नमन बोला। हाँ, इसे खुद सब्र नहीं है, इसलिए तो इसे घड़ी की सुइयां भी भागती हुई नजर आ रही हैं, वैशाली जी बोली तो सब हंस पड़े। हाँ अब चलें, अभिमन्यु ने इतना ही कहा। हाँ चलो, वैशाली जी बोली। अभी उन्होंने एक कदम बढ़ाया ही था कि अचानक से वो रुक गई। अरे अभी बुआ जी तो आई नहीं, वैशाली जी बोली। उनका जाना जरूरी है क्या? अभिमन्यु बोला तो वैशाली जी आंखें निकाले उसे देखने लगी। हाँ रहने दो, उन्हें यही घर पर, माँ ना तो कुछ खाने देंगी और ना कुछ पीने देंगी, राजेंद्र जी बोले। आप भी? अरे बुआ है आपकी, वैशाली जी बोली। बुआ है तो क्या, राजेंद्र जी बोले। हाँ भाई, आप माँ और पापा को लेकर चलिए, मैं बुआ जी को साथ लेकर आता हूँ, नमन बोला। ठीक है, अभिमन्यु बोला और फिर वैशाली जी और राजेंद्र जी के साथ फार्म हाउस के लिए निकल गया। कुछ समय बाद अभिमन्यु की गाड़ी फार्म हाउस के बाहर पार्क हुई। राजेंद्र जी, वैशाली जी और अभिमन्यु तीनों एक साथ अंदर की ओर बढ़ गए। शिखा जी ने बड़े प्यार से राजपूत फैमिली का वेलकम किया। अब तक नमन भी बुआ जी के साथ फार्म हाउस पहुंच गया था। उसने बुआ जी का हाथ पकड़ा और बड़े ध्यान से उन्हें अंदर ले आया। सामने खड़ी स्नेहा की नज़र नमन पर गई तो वो आंखें बड़ी करके नमन को देखने लगी। ओह, तो बड़े बूढ़ों की केयर करने का गुण भी है इस अकड़ू में, स्नेहा नमन को बड़े गौर से देखते हुए बोली। अरे स्नेहा, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा जल्दी से जा, जाकर अनबी को ले आ, हल्दी का मुहूर्त बीते जा रहा है,
शिखा जी स्नेहा से बोली तो स्नेहा जल्दी से अनबी के रूम की तरफ बढ़ गई। चलिए मैडम, आपको आपके दूल्हे के पास ले चलें, स्नेहा बोली। मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराई सी अनबी बोली। डर? जब जीजू साथ हैं तो डर किस बात का, स्नेहा बोली। सब कुछ ठीक तो होगा ना, अनबी बोली। हाँ, सब ठीक होगा, स्नेहा अनबी को उसके कंधे से पकड़ते हुए बोली। अनबी बोली और एक गहरी सोच में डूब गई। चलें, सब वेट कर रहे हैं, अनबी के कंधे पर हाथ रखते हुए स्नेहा बोली। तो अनबी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और स्नेहा के साथ चल पड़ी। अब मन्नू की नजरें बार बार अनबी को ही ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रहा है तू? वैशाली जी ने अब मन्नू को इधर उधर देखते हुए देखा तो वो बोली। मैं किसे ढूंढूंगा, बस डेकोरेशन देख रहा था। अब मन्नू अपनी नजर चुराते हुए बोला तो वैशाली जी मुस्कुरा दी। जिसे तू ढूंढ रहा है ना, वो आज तुझसे नहीं मिलने वाली, वैशाली जी बोली। तो अब मन्नू आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगा। लेकिन क्यों? आज तो हम दोनों की हल्दी है ना, अभिमन्यु बोला। हाँ, हल्दी तो है, पर अलग अलग, अभिमन्यु की नाक खींचते हुए वैशाली जी बोली। अलग अलग क्यों? जब शादी हम दोनों की है तो हल्दी भी तो साथ ही होनी चाहिए ना, अभिमन्यु बोला। अब तो हल्दी के बाद ही तुम दोनों एक दूसरे को देख पाओगे। पहले तुम्हें हल्दी लगेगी और फिर उसके बाद अनबी को, वैशाली जी बोली। हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा। कुछ ही समय में हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सबसे पहले वैशाली जी और राजेंद्र जी ने अभिमन्यु को हल्दी लगाई। उसके बाद फिर एक एक करके सबने अभिमन्यु को हल्दी लगाई। अभिमन्यु की नज़र उतारने के बाद वैशाली जी, बुआ जी और कुछ लेडीज के साथ हल्दी लेकर अनबी के पास आ गईं, जो फार्म हाउस की दूसरी तरफ थी। एंट्रेंस पर खड़ी शिखा जी ने वैशाली जी और उनके साथ आई सारी लेडीज का वेलकम किया। बुआ जी की नज़र अनबी पर गई तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वहीं खड़े अनबी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। अनबी ने लाइट येलो कलर का लहंगा पहना हुआ है और उस पर डार्क गोल्डन येलो दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। गले और कानों में फूलों से बनी व्हाइट और येलो कलर की ज्वेलरी पहनी हुई है। बालों की हाफ टॉय करके खुला छोड़ा हुआ है और मांग में बीचों बीच फूलों से बना हुआ मांग टीका पहना हुआ है। बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। क्या हुआ बुआ जी, आप रुक क्यों गई? चलिए ना, वैशाली जी ने बुआ जी को एक जगह खड़े देखा तो बोली। फिर उन्होंने बुआ जी की नजरों का पीछा किया, जो सीधे जाकर अनबी पर रुक गई। कैसी लगी राजपूत खानदान की होने वाली बहू? वैशाली जी ने बुआ जी को अनबी की तरफ देखते हुए पाया तो बोली। इतनी सुंदर बहू कहाँ से ढूंढ कर लाई है तू? बुआ जी वैशाली जी से बोली। है ना, अब मन्नू की पसंद है, अनबी को देखकर मुस्कुराते हुए वैशाली जी बोली। हाँ, सुंदर तो है, लेकिन अगर एक बार शर्मा जी की बेटी को देख लेते तो वो भी किसी से कम नहीं है। दिखने में बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह लगती है, बुआ जी बोली। तो वैशाली जी आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगी। लो, हो गई शुरू, वैशाली जी खुद से बोली। छोड़िए ना बुआ जी, अब बच्चों की पसंद है, वैशाली जी बोली। हाँ, ये तो है, कोई बात नहीं, ये तो संजोग की बात है। शर्मा जी की बेटी को हम नमन के लिए देख लेंगे, बुआ जी बोली। तो वैशाली जी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और फिर उनके साथ आगे की ओर बढ़ गईं। अनवी ने वैशाली जी को देखा तो उसने वैशाली जी के पांव छू लिए। वैशाली जी ने भी प्यार भरा हाथ अनवी के सिर पर रख दिया। अनवी बेटा, इनसे मिलो, ये हमारी बुआ सास हैं, वैशाली जी बोली। तो अनवी ने उनके भी पांव छू लिए। बहू तो बहुत संस्कारी है, लेकिन सिर पर दुपट्टा ओढ़ना भूल गई, बुआ जी बोली। तो अनवी वैशाली जी की तरफ देखने लगी। अनवी सिर पर दुपट्टा ओढ़ने लगी तो वैशाली जी ने उसे रोक दिया। बुआ जी, क्या सिर्फ दुपट्टा सिर पर रहने से लड़की संस्कारी हो जाएगी? ये हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और इससे ज्यादा संस्कारी लड़की मेरे अभिमन्यु को कभी मिल ही नहीं सकती थी, वैशाली जी बोली। तो बुआ जी के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। हाँ, ये तो है, होठों पर झूठी मुस्कान लाते हुए बुआ जी बोली। आंटी, आइए ना, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, स्नेहा वैशाली जी से बोली। तो वैशाली जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही समय में हल्दी की रस्म शुरू हो गई। वैशाली जी बड़े प्यार से अनबी को हल्दी लगाने लगी। ये हल्दी अब मन्नू को छूकर तुम्हारे पास आई है, वैशाली जी बोली। तो अनबी शर्माते हुए मुस्कुरा दी। पहले ससुराल की तरफ से आई औरतों ने अनबी को हल्दी लगाई और फिर अनबी के मायके वालों ने। कुछ समय बाद वैशाली जी, बुआ जी
और बाकी औरतों के साथ वहां से चली आईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।